कैसे क्या युद्ध अभियान किए हैं शेरशाह ने, सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी में। और हम यहाँ बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे और हुमायूं की चर्चा कर रहे थे। हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी के हमने जीवन परिचय की बात कर ली है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर ली है। बची है केवल एक बात, वो है उसके युद्ध अभियान। कैसे क्या युद्ध अभियान किए हैं शेरशाह ने, सारी चीजों को हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दो तीन चीजें यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। हम शेरशाह के युद्धों की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। किसकी? शेरशाह के युद्धों की हम बात कर रहे हैं। अब ये भाई जो युद्ध हैं, इनको हमने पहले तो दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है, दो भागों में बांट दिया है। एक ऐसा जब वो शासक या सूर्य साम्राज्य जब एस्टैब्लिश हुआ नहीं था, है ना, सूर्य साम्राज्य जब बना ही नहीं था, जब नहीं बना, ठीक है, जब नहीं बना शुरुआती तौर पे, मतलब ये जो समय काल हम ले रहे हैं हुमायूं से ही स्टार्ट कर लेंगे या उसके आसपास से। ये है 1529 से शुरुआत मान लो, 1529 से 1540 तक की, है ना। इसके समय में कौन कौन से युद्ध करे, क्या है। दूसरा, जब सूर्य साम्राज्य एस्टैब्लिश हो चुका था, सूर्य साम्राज्य बन गया था, ठीक है। जब सूर्य साम्राज्य बन गया उसके बाद क्या क्या है, तो 1540 से 1545 तक, क्योंकि 45 में इनकी मृत्यु हो जाएगी भाई, है ना। सो इन 5 सालों में क्या युद्ध हुए और इन सालों में क्या युद्ध हुए, इन दो भागों में हमें शेरशाह सूरी के युद्धों को बांटने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि उस समय की क्या कैसी भौगोलिक स्थिति चल रही थी। तो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ये अगर भारत हम ले रहे हैं तो इस भारत में ये दक्षिण वाला तो कोई मतलब का है नहीं। जो मतलब है वो हमको यहां से इस जगह पे मतलब होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और ले ले, क्योंकि ये भी उस समय का हिस्सा है। तो भाई साहब, ये वाला जो इलाका है ये बंगाल का है, ठीक है। क्या है ये बंगाल है। और बंगाल में शुरुआत में अगर हम बात करें शुरुआती समय में, तो नुसरत शाह, कौन? नुसरत शाह शासन कर रहे थे भाई, ठीक है। नुसरत शाह, ये वही नुसरत शाह है जिन्होंने इब्राहिम लोदी के जो भाई थे महमूद लोदी, उनको भी इन्होंने शरण दे के रखी थी, इनका सपोर्ट करा था। फिर बाद में नुसरत शाह हुमायूं से संधि भी कर लेते हैं, ये वही नुसरत शाह। फिर बाद में ये एक्सपायर हो जाते हैं तो इनके बेटे महमूद शाह यहाँ शासन करेंगे, ठीक है। दो क्लियर। बंगाल के अलावा बिहार में अगर हम बात करें, सो बिहार वाले इलाके में उस समय बहार खां हुआ कर रहे थे। बिहार में आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वाला जो इलाका है ये बिहार है, ठीक है। अब बिहार में उस समय बहार खां थे। कौन थे? बहार खां मतलब मोहम्मद शाह लोहानी, मोहम्मद खान लोहानी इनको ही कहा जाता है, ठीक है। सो बहार खां, कोई दिक्कत। इसके अलावा ये जो दो चार और नाम आएंगे, जैसे कलिंजर हो गया, कलिंजर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कलिंजर, ठीक है। सो कालिंजर के शासक उस समय कीरत सिंह हुआ कर रहे थे। कौन थे? कीरत सिंह। इसके अलावा रायसेन का नाम आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में रायसेन पड़ता है ना। सो रायसेन के राजा थे पूरनमल। कौन थे? पूरनमल। यहाँ पे राजपूताना जो पड़ता है, अपना मारवाड़ और चित्तौड़ वाला जो इलाका है, ये है राजपूताना। क्या? राजपूताना के जो शासक थे वो थे मालदेव। कौन? मालदेव। बहुत माल था इनके पास, ठीक है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भाई। सो मालदेव। इसके अलावा मालवा जो है, ये मालवा वाला इलाका है, ठीक है। मालवा पे उस्मान खां का कब्जा हुआ कर रहा था, ठीक है। यहाँ रणथंबोर भी पड़ता है, रणथंबोर, ठीक है। रणथंबोर पे अपन ने देखा था पहले मालवा का जो शासक था ना, बहादुर शाह, है ना। बहादुर शाह ने रणथंबोर पे आक्रमण करा था, वो सारी चीज, तो रणथंबोर हो जाएगा। इसके अलावा ये सिंध वाला इलाका है, सिंध एवं मुल्तान, ठीक है। और यहाँ ये गक्खड़ लोग रह रहे हैं, सिंधु और झेलम के मध्य वाला इलाका, ये जो है यहाँ ये गक्खड़ रह रहे हैं,
खड़, ये जाति के लोग हैं, बड़े लड़ाकू प्रजाति के लोग हैं ये, ठीक है। सो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको हमने बता दिया। यहाँ आप जाओगे, चुनार का एक नाम आएगा, चुनारगढ़, ठीक है। सो चुनार का किला पड़ेगा आपका मिर्जापुर वाला, ठीक है। सो चुनार, अभी चुनार में जो है ताज खां हुआ कर रहा है। कौन? ताज खां, ये शासक है। ये बेसिक सारी गतिविधियां आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या हुआ। हमने जीवन परिचय में तो चर्चा कर ली थी शेर खां की, कि भाई वो यहाँ वहाँ दर बार भटकता रहा। पहले जौनपुर गया, जौनपुर से फिर पिताजी ले गए तो सासाराम वगैरह, उसने शासन अच्छे से करा, तो फिर उसकी माँ उसको भड़का देती है, पिताजी को तो हटा देते हैं। फिर पिताजी एक्सपायर 1519-20 में होते हैं, तो फिर तब तक ये कहाँ पहुँच गए? इब्राहिम लोदी के दरबार में। इब्राहिम लोदी इनको बिहार पहुँचा देते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो वो छोड़ के बिहार के शासक किसके पास? बहार खां के पास पहुँच जाते हैं। बहार खां इनसे इतने खुश हो जाते हैं, इनकी एक बार रक्षा भी करते हैं बहार खां की। कौन? निज़ाम, या शेर शाह का पुराना नाम जो एक्चुअल नाम था, तो उनको शेर खां की उपाधि दे देते हैं, है ना। शेर खां की उपाधि देने के बाद फिर वो भाई वहाँ के जो लोहानी सरदार थे वो भैया चाहते नहीं थे कि इस व्यक्ति से घनिष्ठता बढ़े, तो फिर उसने लड़ाई झगड़ा करवा दी। तो ये कहाँ पहुँच गए? फिर जौनपुर के जुनैद खां जो उस समय के सूबेदार थे, उनकी सहायता से ये बाबर के दरबार में पहुंच गए। बाबर के दरबार में पहुंचे तो बाबर चूंकि मुगल था और ये अफगान थे, तो वहाँ के जो सेना के लोग थे वो भैया ऊंच नीच का बर्ताव करते थे, अच्छे से देखते नहीं थे, बातचीत नहीं करते थे, तो वो छोड़ के वापस कहाँ पहुंच जाते हैं? बिहार पहुंच जाते हैं। बिहार में अभी कौन था? बहार खां थे भैया। बहार खां लेकिन एक्सपायर हो जाते हैं। क्या बहार खां एक्सपायर हो गए? ये बात चल रही 1529 की। 1529 में बहार खां एक्सपायर हो गए, तो बहार खां की बीबी हुआ कर रही थी। कौन? बीबी। उनका नाम था दद्दू बेगम, दुदू बेगम, अलग अलग नाम मिलते हैं। सो इनसे क्या है कि ये विधवा हो गई। जब बहार खां एक्सपायर हो गए, विधवा हो गई, तो भैया इनने विधवा से शादी कर ली। अब इससे फायदा क्या हुआ? कि आपने रानी से शादी करी हुई है, रानी से शादी करी तो आप राजा बन गए। तो इनिशियली उस समय जमाल खां हुआ करता था, जमाल खां इनका बेटा था बहार खां का। सो वो छोटा व्यक्ति था, छोटा बच्चा था, तो अब इनने शादी कर ली, तो ये संरक्षक बन गए। किसके? जमाल खां के। अब जमाल खां के संरक्षक बने तो बिहार पे कब्जा किसका हो गया? एक प्रकार से अभी इनडायरेक्टली कब्जा किसका है? शेर शाह का कब्जा हो चुका है। शेर खां बोलते थे अभी तक तो उसको। ये बात है 1529 की, ठीक है। तो शुरुआत ही यहीं से होगी। अपने पहले वाले जो शेर खां के शासक बनने से सूर साम्राज्य के पहले के आक्रमण है, युद्ध है, उसमें पहला विद्रोह जो होगा वो होगा बंगाल का विद्रोह। क्या होगा? बंगाल का विद्रोह। अब बंगाल का विद्रोह आपको बता दूं, ये होगा आपका 1529 में। कब होगा? 1529। जैसे ही जमाल खां का संरक्षक बन जाएगा शेर खां, तो शेर खां अपनी अपनी चलाएगा, तो जो लोहानी सरदार थे भाई वो उनको बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो भैया कुछ तो करना पड़ेगा, उनकी तो वैल्यू रही नहीं ना यार। तो ऐसी कंडीशन में वो सारे के सारे लोहानी सरदार क्या करते हैं? बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह। अभी बताया मैंने। तो नुसरत शाह के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भैया आओ, फोड़ो फाड़ो इसको यार, खत्म करो। नुसरत शाह भी कहते हैं चलो ठीक है भैया। नुसरत शाह आते, युद्ध होता है, बंगाल का विद्रोह, है ना, या बंगाल की विजय बोल सकते एक प्रकार से। लेकिन वो जीते तो नहीं थे शेर खां बंगाल को, ये बंगाल वाले इधर आए थे, राजा नुसरत शाह। युद्ध होता है, कौन हारेगा? नुसरत शाह ही हारेगा भाई। अगर शेर शाह हारता तो समस्या ही नहीं होती, है ना। तो नुसरत शाह हार जाता है। नुसरत शाह हारने के बाद बड़ी बुरी तरह से हरा दिया भैया, बुरी तरह से हराया, तो नुसरत शाह भी घबरा गए। फिर से दोबारा वो एक बार जमाल खां को लेके पहुंचे बंगाल के शासक के पास, वही लोहानी सरदार के, भैया अब की बार जीत जाएंगे अपन, चलो कोशिश तो करते हैं। तो नुसरत खां ने कहा भैया हमें कोई मतलब नहीं, तुम रहने दो, हमें बीच में पड़नी नहीं तुम्हारे मैटर में, हम दूर हैं भाई। तो ऐसे करके पूरा का पूरा बिहार अब डायरेक्टली, अभी तक इनडायरेक्टली था, अब डायरेक्टली किसका हो गया? अब हो गया भैया शेर खां का। तो जब ये बात खबर, अभी तो दिल्ली सल्तनत पे, आगरा दिल्ली पे किसका कब्जा है या कौन शासन कर रहा? हुमायूं का। हुमायूं को जो खबर पता चलेगी तो हुमायूं ने कहा भैया इसको देखना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा, ये चल रहा है माहौल। लेकिन ऐसा भी फिलहाल तो नहीं हुआ ये कि चुनार की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? चुनार की विजय की बात करें तो ये दूसरे नंबर की बात है भैया, है ना। 1530 की बात है, और ये साल भर बाद की बात है ना। 1530 क्या हो रहा था कि चुनार में ताज खां शासक कर रहा था। कौन था? ताज खां। ये व्यक्ति का नाम है ताज खां, ये शासन कर रहा था। ये कब का है? इब्राहिम लोदी वंश जब चल रहा था तो इब्राहिम लोदी का सूबेदार हुआ कर रहा था, और उसने ये कब्जा कर लिया, अपना शासन करने लग गया था। कौन? ताज खां। तो ताज खां अच्छा व्यक्ति तो था, अच्छा मतलब पराक्रमी, शक्तिशाली सब था। लेकिन क्या है, उसकी जो बीवी थी, उसकी जो
बीवी थी भैया, वो बीवी यहाँ कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में बढ़ जाता है। कौन? ताज खां। ठीक है, तो इस बीवी के प्रभाव में आके ताज खां का जो खुद का बेटा होता है ना, यानी जो इसकी बीवी है उसका सौतेला बेटा, दूसरी बीवी रहती है, वो इसको फोड़ देता है। किसको? ताज खां को। अब ताज खां को फोड़ देता है। देखो यार, चुनार का किला जो है, चुनार के किले में ही बहुत सारी अपार धन संपदा थी। इब्राहिम लोदी ने अपने समय में पूरी धन संपदा, अपना पूरा राजस्व जो था, खजाना, वो कहाँ रखवा दिया था? चुनार। तो चुनार का किला बहुत मजबूत किला था, उसको ऐसे जीत पाना तो संभव था नहीं। ऐसी कंडीशन में इसने अपना दिमाग लगाया और दिमाग से काम किया, कूटनीति का प्रयोग किया। इसने क्या किया? ताज खां की जो विधवा है उससे शादी कर ली। किसने? अभी इसकी विधवा से शादी करी थी, बंगाल नहीं, बिहार वाले बहार खां, जिनने शेर खां की उपाधि दी थी, दुद्दू बेगम, है ना। सो भैया उनसे शादी करने के बाद बिहार मिल गया। अब ये चुनार की जो राजा है, मतलब राजा सूबेदार था, उसकी मृत्यु के बाद उसकी बीवी से, विधवा से शादी कर लेता है। तो इजीली वो खजाना और वो चुनार का किला किसको मिल जाता है? फिर शेर खां को मिलता है। अभी शेर शाह तो नाम रखा ही नहीं है। तो भैया ऐसे इनको भाई, अब ये बात फिर पहुंची कहाँ? हुमायूं के पास ही पहुंचेगी ना, कि भाई अपार धन संपदा होती जा रही है इस व्यक्ति के पास, साम्राज्य भी बढ़ाता चला जा रहा है सारे का। तो अब गुस्सा आएगी किसको? किसको गुस्सा? अब हुमायूं को गुस्सा आएगी भैया। तो अभी गुस्सा आएगी तो ऐसी कंडीशन में अब हुमायूं क्या करेगा? अटैक करेगा। हुमायूं अटैक करेगा। ये बात है अपनी 1532 की। 1532 में चुनार की विजय। अब हुमायूं क्या करता है कि यहाँ युद्ध करने आता है, और युद्ध करके अपनी पूरी सेना गुस्से में लेके तो आता है। शेर खां देखता है कि यार ऐसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है कि यहाँ पे अभी हम हारने की कगार पे चल रहे हैं। उसी समय क्या होता है कि हुमायूं, जो वो मालवा और गुजरात का उस समय शासक था ना, बहादुर शाह, तो बहादुर शाह के आक्रमण की बात मिलती है, खबर सुनाई देती है हुमायूं को कि वो आक्रमण करने वाला है। तो ये जाने लगते हैं और इस स्थिति का फायदा उठा के शेर खां इनसे समझौता कर लेता है। किससे? हुमायूं से, कि भैया ठीक है, हम आपकी अधिकार स्वीकार कर रहे हैं, आपको हम वार्षिक कर भेज दिया करेंगे, सारा शुल्क वगैरह भेज देंगे। तो हुमायूं खुश हो जाता है कि वाह यार, इस व्यक्ति को हमने अपने अधिकार में ले लिया, और बिना किसी ज्यादा हस्तक्षेप के वो चला जाता है। और बिहार सोचता है कि अब शांति प्रिय रहेगा, विद्रोह रहेगा। लेकिन ये यहाँ हुमायूं की बहुत बड़ी भूल हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया वो व्यक्ति तो समय मांग रहा था, उसको तो समय मिल गया, अब वो अपने आप को और ज्यादा संगठित कर लेगा, अपनी सेना बढ़ा लेगा, और अब वो फोड़ेगा तुमको, फोड़ेगा तो भंवर फोड़ेगा। यही होने वाला है, यही होगा। ठीक है। सो ये होने के बाद अब फिर क्या हुआ? बंगाल का फिर से एक बार विद्रोह होता है। विद्रोह क्या? अब तो बंगाल की विजय होगी। अभी तक विद्रोह था, अब बंगाल की विजय होगी। किसकी? बंगाल की विजय। सो ये बंगाल की विजय जो है 1534-35 बोलते हैं इसको। हुआ क्या था कि 1534-35 अभी तक बंगाल में उस समय कौन था? नुसरत शाह शासन कर रहा था। नुसरत शाह, है ना। अब नुसरत शाह के बाद वो एक्सपायर हो गए, तो इनका बेटा जो है महमूद शाह शासन करने लग गया। महमूद शाह ने कहा कि भैया ऐसे कैसे पिताजी हार सकते हैं, आप उन तो फोड़ेंगे भैया। सो महमूद शाह ने अटैक करा बंगाल पे, मतलब बंगाल पे क्या, बिहार पे एक प्रकार से। और सूरजगढ़ में ये दोनों सेनाएं भिड़ गई। कहाँ? सूरजगढ़ जगह का नाम है। दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी, बिहार से आई ये इधर और बंगाल से आई ये इधर, और जगह बिछी सूरजगढ़। तो सूरजगढ़ में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, शेर शाह की, मतलब शेर खां की, और ये महमूद शाह की। ऐसी कंडीशन में जीतना किसको था? पता ही है आपको, है ना। महमूद शाह हार जाता है, जीतता शेर खां है, और अपार धन संपदा मिल जाती है किसकी? बंगाल की। अब भाई साहब, बंगाल की संपदा हो गई, चुनार की संपदा हो गई, और बिहार की संपदा हो गई, भंवर संपदा हो गई किसके पास? शेर खां के पास ना। अब हुमायूं को फिर पता चला कि भैया ये तो यार मान ही नहीं रहा है आदमी, क्या किया जाए? तो अब वो रोकने के उद्देश्य, युद्ध करने के उद्देश्य से आता है। लेकिन हुमायूं के साथ समस्या ये थी कि वो हर काम ढीलेपन से कर रहा था, धीरे धीरे करता जाता था, विश्राम ज्यादा करता था, भोग विलास ज्यादा करता था, काम कम करता था। तो इसी सारी चीजों में 2 साल निकल गए लगभग। 35 के बाद 36-37 आए भैया। 38 में इनका युद्ध होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आपको मैं बता देता हूँ, शेर खां था। सो शेर खां के 3 बेटे हो गए। एक था कुतुब
खां, क्या नाम है? कुतुब खां। दूसरे का नाम है खवास खां, खवास खां, है ना। और एक का नाम है जमाल खां, ठीक है। सो भाई साहब कुतुब खां, अच्छा देखो क्या हुआ कि एक जगह है गोंड, ये गोंड भी मजबूत किला हुआ करता था और ये बंगाल के संरक्षण का पार्ट था और यहाँ पे पूरा खजाना रखा हुआ था। दूसरा चुनार की हमने बात करी ली, चुनार। सो यहाँ पे सारे के सारे ये रखे थे आपके, क्या क्या रखे थे? खजाने। अब इनको शिफ्ट कराने का बहुत अच्छा काम कर लिया था अभी तक किसने? किसने भाई साहब? अरे शेर खान है। हुमायूं आ रहा है लड़ने और सबसे पहले चुनार पे पहुंचता है। चुनार पे पहुंचता है तो चुनार का तो इनने पहले खाली करवा दिया था माहौल, है ना। राजस्व अपना जितना भी था पूरा खजाना वो हटवा दिया। चुनार जीतने के बाद हुमायूं बहुत अच्छे से बढ़िया भोग विलास में पड़ गया। 2-4 महीने तो भाई मस्ती मारते रहे। फिर इनने कहा अभी काम और करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो फिर गौंड पहुंचे। गौंड पहुंचने से पहले क्या होता है कि भाई साहब इनको पूरा सामान मतलब अपना खजाना शिफ्ट करना था। तो उसके लिए क्या है, पहले तो चुनार में क्या करते हैं, ये कुतुब खां अपने बेटे को भेज देते हैं, खवास खां को पहुंचा देते हैं गौड़ कि जाओ तुम उधर कब्जा कर लेना और वहां का राजस्व इधर का उधर कर देना पूरा खजाना। तो वो भी हो जाता है। जमाल खां को तब तक ये तेलियागढ़ी में मिलते हैं, तेलियागढ़, ठीक है, या तेलियागढ़ी उस जगह का नाम है। सो हुमायूं और जमाल खां के बीच युद्ध हो जाएगा पूरा। और इसमें क्या होगा कि वो तेलियागढ़ी का युद्ध कहलाता है। और इसको बोला ही इसीलिए गया था कि भाई तुम्हें बस रोकना है, हुमायूं को आगे नहीं बढ़ने देना जब तक अपना पूरा का पूरा खजाना शिफ्ट ना हो जाए दूसरी जगह पे, है ना। सो बस रोहतासगढ़ करके एक किला होता है, बहुत खुफिया किला रहता है, सुरक्षित किला, वहाँ पूरा का पूरा राजस्व ये शिफ्ट कर देते हैं। तो तब तक वो तेलियागढ़ी में युद्ध लड़ता रहता है इनका बेटा, और जैसे ही वो शिफ्ट हो जाता है खजाना तो बस ये भाग के पिताजी के पास पहुंच जाता है। अब ये भाई साहब कौन, हुमायूं चुनार पे भी जीत लेते हैं, गोंड जीत लेते हैं, तेलियागढ़ी सब जीत लिया। तो ये इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि 8-10 महीने तक तो फिर कुछ करते ही नहीं, समझ रहे हो। इसी समय अगर आप अटैक करते तो फायदा मिलता, लेकिन नहीं, ये समय का फायदा किसने उठा लिया? शेर खान ने उठा लिया, अपनी सेना को संगठित करा, सारा कुछ करा। अब फाइनली जो हुमायूं का यहाँ पे दमन होगा, हुमायूं का खात्मा होगा एक प्रकार से, ठीक है, 5वें नंबर पे ये यही होने वाला है फिर हुमायूं। तो ये इस चीज पे तो हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर ही चुके हैं हुमायूं में कि 2 युद्ध होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1539 और 1540, ठीक है। ये चौसा का युद्ध कहलाता है, चौसा का युद्ध, और ये होगा बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। ठीक है। सो ये युद्ध में हार हो जाती है हुमायूं की, भागते हैं, आगरा तक पहुंचते हैं। जब तक शेर खां भी इनके पीछे पीछे जा ही रहा था। आगरा ये पहले पहुंच गए, अपनी सेना को संगठित करा, फिर पुरान वापस आए। तो ये बिलग्राम कन्नौज में आमने सामने सेनाएं हो जाती, वो पीछा कर रहे थे, ये तैयारी करके वापस इनके पास आ रहे थे, तो कन्नौज में। और इस युद्ध में भी ऐसी हार होती है हुमायूं की कि फिर उसको रुकना नसीब ही नहीं होता, भागता जाता है, समझ रहे। और इधर ही फिर स्थापना हो जाएगी सूर्य साम्राज्य की 1540 में। अभी देखो शेरशाह सूरी बहुत समझदार व्यक्ति है, उसने कहा कि भैया हमें तो बार बार छोड़ देता है, अपने को इसको छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि गलती क्यों करे अपन, ये तो बिल्कुल नहीं करना। सो हुमायूं का पीछा करवाता है, जो उसका बेटा था, कौन, खवास खां, दूसरा बेटा। खवास से बोलते कि खवास जाओ और इस व्यक्ति को छोड़ने का ही नहीं है हुमायूं को, ठीक है, जहां मिले वहीं फोड़ के आना तुम तो खवास का पीछे सेना एक लेके टुकड़ी लेके पीछे करता है। तब तक हुमायूं तो भैया तड़ी पार हो जाते, भारत छोड़ के ही भाग जाते हैं। अब खवास खां ने कहा चलो भारत ही छोड़ दिया, अब क्या मतलब है, तो वापस आके उसको खबर सुनाते हैं कि हुमायूं तो गए, भाग गए भैया, वो उसमें तो क्षमता ही नहीं है। तो फिर इनका राज्याभिषेक होता है, सब कुछ होता है, सारी चीजें। तो अब राज्याभिषेक के बाद अब जो अगला फिर ये राजा बन गए, और अब जो युद्ध करेंगे वो अलग चीज है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था कि भाई हुमायूं को तो भगा दिया, हुमायूं का पीछा भी करवा दिया, पक्का भी कर लिया कि अब नहीं आएगा वापस। तो सबसे पहले जो सिंधु नदी है ना, सिंधु और झेलम नदी है ना, ये सिंधु है और सिंधु की ट्रिब्यूटरी ही झेलम है ना, पहले झेलम। तो ये इस इलाके में, सिंधु और झेलम के इलाके बहुत ही बड़े लड़ाके जो हुआ करते थे, लड़ाके बहुत बड़े लड़ाके कहलाते थे ये उस समय के। इनको बोल रहे हैं गक्खड़, क्या बोल रहे हैं, गक्खड़। और ये गक्खड़ लोग जो हैं ये मुगलों से सहानुभूति रखते थे, मतलब मुगलों को पसंद कर रहे थे, उनके सपोर्ट में रहते थे हमेशा। अब गक्खड़ ऐसे लोग थे कि जो हो सकता था कि शेरशाह सूरी को फिर कल के दिन परेशान करते।
तो इनने कहा भाई सबसे पहले यहीं से शुरुआत करो, गक्खड़ों को खत्म करो। अब गक्खड़ बहुत ही, बता रहे ना, अदम्य साहसी व्यक्ति थे। तो इनने बोला, पहले तो राजदूत भिजवाया कि भैया तुम अधिकार स्वीकार कर लो किसका, शेरशाह का। तो उनने कहा देखो भैया, या तो हम शेर पालने वाले हैं, ये लोग गक्खड़ जो थे वो शेर पालने वाले होते थे और दूसरे सिपाही थे। तो उन्होंने कहा हम या तो शेर पालने वाले या सिपाही हैं, तो तुम हमसे मांगने आए क्या हो? तुम हमसे क्या मांगने आए हो? तुम मांगने आए हो क्या कि हम अधिकार स्वीकार कर लें? लेकिन हमारे पास तो ऑप्शन यही है कि या तो हम तुम्हें शेर दे सकते हैं और या हम तुम्हें तीर दे सकते हैं, क्योंकि हम सिपाही हैं। तो ऐसे अक्खड़पन से जब इनने बोला, गक्खड़ थे ही और अक्खड़ बोल रहे थे, तो गुस्सा आ गई किसको? शेर खां को। युद्ध हुआ तो गक्खड़ों को फोड़ डाला, गक्खड़ को गक्कड़ बना के निपटा ही दिए। फिर गक्खड़ खत्म, है ना। 1540 में ये समस्या ही समाप्त कर दी भैया गक्खड़ों की, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो दूसरा काम यहाँ होगा 1540 के बाद, 1541 में बहुत सारी चीजें यहाँ होती हैं। बहुत सारी चीजों में हम बात करें तो एक बार मैं आपको यहाँ 2-3 चीजें दिखा देता हूँ। देखो ये उस समय का माहौल है जो हमने बना के रखा है। तो भाई साहब यहाँ ये तो इनका आखिरी युद्ध हो जाता है कलिंजर का, जो होगा 1545 में। ठीक है, यही आखिरी युद्ध है जहां ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, इससे पहले देखो सिंध और मुल्तान, ये होगा आपका जो युद्ध, ये होगा 1543 में। ठीक है, 1543 में ये इन क्या करते हैं, जब गक्खड़ों का युद्ध हो रहा था ना, तो गक्खड़ों को हराने के बाद ये अपने सेनापति हैरत खां नाम रहता उनका, हैरत खां को वहां गक्खड़ों वाले क्षेत्र पे शासन करने के लिए 5000 की सेना के साथ, सैनिकों के साथ भेज देते हैं। वही ये सब करते रहते। तो 1543 में सिंध और मुल्तान पे तो वही हैरत खां ही कब्जा कर लेते हैं, तो वो भी विजयी है, इनका अभियान ही है, युद्ध हो जाता है। रणथंभौर की अगर हम बात करें तो रणथंभौर पे ऐसा जो शासक है वो कोई शक्तिशाली शासक उस समय तक था नहीं, क्योंकि रणथंभौर में बहादुर शाह ने कब्जा किया था, तो उसने अपने सूबेदार को लगाया था और वो शक्तिशाली था नहीं, तो वो उनसे युद्ध होता है। ये होगा आपका 1543 में ही। ठीक है, जब सिंध वाल, लेकिन ये अपनी हार स्वीकार कर लेता, अधीनता स्वीकार कर लेता है शेरशाह सूरी की, तो ज्यादा समस्या ही नहीं रहती। होता कुछ ऐसा है कि ये जो राजपूताना वाले व्यक्ति थे, ये 2 जगह पे, मतलब ऐसे ही अगर बात करें तो एक तो मारवाड़ इलाका कहलाता है, मारवाड़, और दूसरा चित्तौड़, आपने नाम सुना होगा। तो ये मालदेव जो है वहीं के शासक हुआ कर रहे थे। ठीक है, और क्या था, ये जो मालवा का शासक उस्मान खां है भाई साहब, ये उस्मान खां हुमायूं के समय मालवा विजय करी थी ना अभी, वो बहादुर शाह को हरा के और सारा, तो उसने इसको सूबेदार बना दिया था। लेकिन हुमायूं भाग गया, तो अब ये खुद को स्वतंत्र सूबेदार, मतलब स्वतंत्र राजा घोषित कर देगा। अब स्वतंत्र राजा घोषित करेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अब शेर खां को लगेगा कि भाई इसको भी दबाना है अपने अधिकार में, क्योंकि हुमायूं की सल्तनत के समय ये हुमायूं के अंदर था, तो अब हमने हुमायूं को कब्जा किया तो इसको भी कब्जा करना पड़ेगा। तो ये भी था। अब हुमायूं का एक शेर खां का एक लड़का था, कुतुब, बड़ा वाला लड़का, वो कालपी के युद्ध में मर जाता है और ये सहायता करता नहीं है, तो एक ये चटकन थी। तीसरी ये थी कि राजपूताना और मालवा अगल बगल वाले थे, तो राजपूताना का मालदेव भी चाह रहा था कि हम मालवा पे विजय कर लें। तो ऐसे 3-4 कारणों के चलते क्या हो रहा था कि ये जरूरी हो गया था कि मालवा पे विजय करना है। तो मालवा पे विजय करना है तो भैया उस्मान खां, लड़ाई होती है और जीत लिया जाता है। तो मालवा को जीता, मालवा ही जीता, तो फिर इनने कहा अब लगे हाथ क्या करते हैं अपन। ये बात है 1544 की। कब की? 1544 की बात है। सो मारवाड़ और चित्तौड़, मालदेव से युद्ध होता है। और देखो यार क्या है कि कूटनीति का प्रयोग करता था। मालदेव बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था, मतलब भवर शक्तिशाली। लेकिन इसने क्या किया कि युद्ध हो रहा था तो 1-1.5 महीने तक तो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, किसी की हिम्मत नहीं हो रही लड़ने की। तो शेरशाह सूरी ने नकली पत्र बनवाए, वो नहीं होते थे वो उस समय की सूचना पत्र वाले, और उसमें क्या खबर भिजवा दी कि जो मालदेव के जो सरदार है ना, वो धोखा दे रहे हैं किसको, मालदेव को, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। और ये खबर जब वो पूरे पत्र जो है बंटवा दिए उनके खेमे में, तो ऐसे लोग चटक जाते हैं, तो गुस्सा आती तो भंवर फोड़ते हैं किसको, ऐसे कोहराम मचा देते हैं शेरशाह की सेना को, तो ऐसी भागती बढ़ती। हाँ, लेकिन फिर बाद में कूटनीति के द्वारा जीत जाते कौन, शेरशाह। तो मालदेव भी, मतलब राजपूताना भी इनके अंदर आ जाती। अगला काम इनने क्या किया, रायसेन वाला भैया, रायसेन में भी राजपूत राजा ही थे, पूरनमल राजपूत राजा थे। और रायसेन का किला अवैध किला है। रायसेन ये अपने देखा भोपाल के पास मध्य प्रदेश में पड़ता है।
तो ये किला अवैध किला था, अच्छे नहीं जीत पाए थे। 6 महीने तो ये खुद ही घेरा डाले रहे, खड़े रहे उधर, कोई मतलब निकला नहीं 6 में। तो फिर इन्हें ना चाहते हुए भी समझौता कर लिया कि ठीक है महाराज गलती हो गई, अब नहीं करेंगे ऐसा वैसा। किसने? शेर खान ने। अब तो शेर शाह कहलाने लग गए ना, राजा बन चुके हैं। तो शेर शाह ने क्या करा कि इनसे समझौता कर लिया। फिर पूरनमल, अब देखो यार ये कल्चर होता है कि चलो ठीक है आपने समझौता कर लिया तो आओ नाश्ता पानी कर लो, ऐसा वैसा। इनने फिर समझौता के तौर पे विश्वासघात किया, अंदर किले में घुस के पूरनमल को मार दिया, और जितने और बहुत सारे सरदार थे, राजपूत लोग थे, सबको मौत के घाट उतार दिया। मतलब ये यहाँ पे एक जो काम है ये बहुत गलत काम शेर शाह सूरी का समझ में आता है कि ऐसा विश्वासघात वाला काम अभी तक तो नहीं करा था, लेकिन अब कर दिया आपने विश्वासघात। तो ये रायसेन जीत लिया जाता है, ये भी 1544 की बात होती है। फिर रायसेन के बाद आखिरी जो काम रहता है वो कलिंजर रहता है। कलिंजर क्या है कि कलिंजर भी अवैध ही किला था, अवैध किला था, और कीरत सिंह वहां पे शासन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसको भी अपन जीत लेते, क्योंकि अगर एक भी जगह छोड़ी, उसकी मेंटालिटी उस समय ऐसी थी कि भाई अगर एक भी जगह आपने छोड़ दी, जैसे मेरे को भी छोड़ दिया था और मैंने खत्म कर दिया किसका? हुमायूं का साम्राज्य। अगर मैंने एक आध चीज छोड़ दी तो मेरा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए किसी को छोड़ना ही नहीं है, कोई हो। तो भाई पहुंचे अब कहाँ पहुंचेंगे? कलिंजर पहुंचे। तो कलिंजर के किले में 1.5-2 महीने तक डेरा डाले रहे। पहले तो घेरा लगाने के बाद जीत तो हो ही नहीं रही थी। फिर इनने अपने बारूद गोला इस्तेमाल करना चालू करे। सोक्का नामक एक अस्त्र चला रहे थे, वही तोप, और तोप लगी किले के दीवार में। दीवार इतनी मजबूत है कि भाई उसने बाउंस बैक कर दिया, इधर से टकरा के वापस गई। और वापस गई भाई कौन खड़ा था? शेर शाह खड़ा था। तो बू खत्म हो गई। खत्म क्या, जल जला गए पूरे, बिल्कुल अधमरी अवस्था में। ऐसा लोग बोलते हैं कि फिर युद्ध हुआ, जो भी कुछ हुआ कि नहीं। ये जब तक नहीं मरे, जब तक इनने जीत की खबर नहीं सुन ली। इनने कहा कि भैया जीत लिया। अब इनके सेनापति लोगों ने कहा कि यार ऐसे तड़प तड़प के जिंदा है आदमी, से अच्छा मरने के लिए क्या, उससे झूठ बोल दो। क्या बोल दो? जीत गए। तो बस जीत की खबर सुनते ही निपट जाते हैं 22 मई को। कौन? शेर शाह। और इसी के साथ खत्म हो जाता है शेर शाह का जीवन, है ना, और ये सूर साम्राज्य। अच्छा, इसके बाद भी फिर इनके बेटे इस्लाम शाह आए, है ना। इस्लाम शाह के बाद सिकंदर शाह के बाद आदिल शाह, बल्कि बेसिकली आदिल शाह आते हैं। तो आदिल शाह सूरी, ये फिर फाइनली खत्म हो जाता है कौन सा? सूर्यवंश। 15 सालों का तो पूरा सूर्यवंश रहा। बाकी के 10 वर्ष में 3 लोग आ गए, 5 साल आप अकेले चल। ठीक है। सो एक वीडियो और छोटी सी अगर लगता है तो बना देंगे अब बाकी के उत्तराधिकारियों की, कि कैसे क्या सारी चीज़ें हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।